Hello everyone. So today we will start with three kinds of statistics. ठीक है, this is very important and very easy topic. तो आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत easy है. एक तरीके से शुरू से पढ़ते पढ़ते मैं इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी काफी कुछ बता चुकी हूँ. तीन तरीके की statistics होती हैं. In general दो statistics होती हैं, classical and quantum. क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. क्वांटम स्टैटिस्टिक्स दो होती हैं, बोस-आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, हम ये ऑलरेडी पहले फेस स्पेस का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं. ठीक है, व्हेन वी आर डीलिंग विद अ डायनेमिक सिस्टम. और हमने ये भी देखा था कि फेस स्पेस जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, और हर एक कंपार्टमेंट जो है इट इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स ऑफ इक्वल साइज. ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या ऐसा सिस्टम स्टडी कर रहे हैं विच इज बिहेविंग क्लासिकली, तो उस केस में जो वॉल्यूम है सेल का इट कैन बी एज स्मॉल एज वी लाइक. ठीक है, वहां पर जो हमारा वॉल्यूम है सेल का वो आया था h क्यूब. This h can be made as small as we like. इसका मतलब हम जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको कितने भी ज्यादा कर सकते हैं. बट क्वांटम मैकेनिक्स में जो वॉल्यूम ऑफ सेल है इट इज इक्वल टू h क्यूब वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम अपने हिसाब से सेल का वॉल्यूम डिसाइड नहीं कर सकते. ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ. So in general we have two types of statistics, the classical and the quantum. So now we'll see the differences, or we'll see how they both can be distinguished from each other. Now classical statistics जो है it is also known as the Maxwell-Boltzmann statistics. Here the particles of the system are distinguishable. ये मैंने बताया था. क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ए बी एंड सी सो ऑन. क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंसीडर्ड एज इनडिस्टिंग्विशेबल. तो हम बेसिकली उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय अ डॉट, क्योंकि पार्टिकल्स जो है दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल. हमें नहीं पता कौन सा ए है कौन सा बी है. ठीक है, बस हमें इतना पता है दो पार्टिकल्स हैं. नेक्स्ट, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारा जो एलिमेंट्री सेल है उसका वॉल्यूम हम कितना भी कम ले सकते हैं. क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में उसका जो वॉल्यूम है इट कैन नॉट बी लेस देन h क्यूब where h is the Planck's constant. It means in classical statistics the number of cells in phase space can be made as large as we like. फेस स्पेस जो है उसको हमने बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, हर एक कंपार्टमेंट को हमने बहुत सारे सेल्स में डिवाइड किया. उन सेल्स का हम कितना भी छोटा वॉल्यूम ले सकते हैं. इसका मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ गए, बट ऐसा हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते. क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम जो सेल का वॉल्यूम है वो h क्यूब से कम नहीं ले सकते. इसका मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में उनको हम कितना भी ज्यादा ले सकते हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन क्वांटम statistics. So this is the second important feature. Now the third one, classical mechanics में we say that particles are distinguishable and any number of particles can occupy a single cell. मतलब एक सेल में 0 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, 10 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, 20 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं. बट क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं होता. We have two types of quantum statistics. One is the Bose-Einstein statistics, also known as BE statistics. Another one is the Fermi-Dirac statistics, also known as FD statistics. इन दोनों ही केसेस में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो indistinguishable होते हैं, बट कितने पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करेंगे एक सिंगल सेल को ये डिफरेंट होता है व्हेन वी यूज Bose-Einstein statistics, और डिफरेंट होता है व्हेन वी यूज Fermi-Dirac statistics. क्या डिफरेंस है दोनों में? पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स ओनली. बट इन Bose-Einstein statistics जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दे कैन ऑक्यूपाई एनी सेल. That is, any number of particles can occupy a single cell in the phase space. Maxwell-Boltzmann classical की तरह
बोस-आइंस्टीन में भी एक सेल में कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या नहीं होगा क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, सॉरी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में क्या नहीं होगा, पार्टिकल्स जो है डिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, ठीक है। तो एक सेल के अंदर हम कितने भी पार्टिकल्स ले सकते हैं, उन सारे पार्टिकल्स को वील रिप्रेजेंट बाय अ डॉट। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स जो है, इट ओबेज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस केस में क्या होता है, एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है। There cannot be more than one particle in a single cell in phase space. When we are distributing the particles in Fermi-Dirac statistics, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम आगे, अभी मैं ये सारी जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ना अभी हम क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को, इसके बेसिस पे फिर मैं एक एग्जांपल बताऊंगी, उससे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, अगर क्लियर नहीं हो रहे तो। पहली चीज, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स जो है वो हमारे डिस्टिंग्विशेबल होंगे, क्वांटम में इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। क्लासिकल में जो हम सेल का वॉल्यूम है कितना भी छोटा ले सकते हैं, क्वांटम में इट कैन नॉट बी लेस देन h क्यूब, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, क्लासिकल फिजिक्स में एक सेल में कितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में एक सेल में कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, obeying Bose-Einstein statistics. But if the particles are obeying Fermi-Dirac statistics, then there cannot be more than one particle in a single cell. All the particles will obey the Pauli's exclusion principle, and this principle forbids two particles to occupy the same cell. That means only single particle per cell. So we have two types of statistics, classical and quantum. Classical statistics is also known as Maxwell-Boltzmann statistics. Quantum statistics, we have two types, the Bose-Einstein and the Fermi-Dirac statistics. Now the next point हम क्या देखेंगे, जो हमारी दो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हैं, बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक, इनमें क्या डिफरेंस है। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है वो पार्टिकल्स फॉलो करेंगे विच हैव इंटीग्रल स्पिन, वो वाले पार्टिकल्स फॉलो करेंगे जिनका स्पिन इंटीग्रल होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स वो पार्टिकल्स ओबे करेंगे जिनका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या एग्जांपल दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम 3, ठीक है, इन सब का स्पिन हाफ इंटीग्रल होता है। और जिनका स्पिन हाफ इंटीग्रल होता है उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फर्मियॉन्स। फर्मियॉन्स, ठीक है, ये नाम रखा है आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फर्मी। और वो पार्टिकल्स जिनका इंटीग्रल स्पिन होता है उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं बोसॉन्स। आई होप इन सब के बारे में तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा हो। बोसॉन्स जो हैं वो पार्टिकल्स होते हैं which have integral spin and they do not obey Pauli's exclusion principle, means any number of particles can occupy a single cell, while fermions वो particles होते हैं which have half integral spin and they obey Pauli's exclusion principle, that means one fermion per cell। और bosons जो हैं they always follow Bose-Einstein statistics and fermions जो हैं they always follow Fermi-Dirac statistics। तो अगर मैं आगे bosons वर्ड यूज करूं तो ये चीज समझ जाना कि मैं उन पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ जिनका इंटीग्रल स्पिन होता है, मतलब मैं उन पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ जो Bose-Einstein statistics फॉलो करते हैं। और अगर मैं फर्मियॉन्स वर्ड यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब समझ जाना, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पार्टिकल्स व्हिच हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन एंड व्हिच ओबे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब ये चीज तुम लोग कैसे ये चीज जानोगे कि जो हाइड्रोजन 1 एटम है या हीलियम 4 एटम है वो बोसॉन है, ठीक है।
वो हम पता लगाते हैं बाय सीइंग कि इस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अगर इवन आता है, देन पार्टिकल जो है, जो एटम जो है, इसका स्पिन इंटीग्रल होगा। ठीक है, एक अगर हम कहते हैं सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए, 6 पार्टिकल्स हो गए इस एटम के अंदर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, हाफ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो गया, हाफ प्लस हाफ 1। सिमिलरली 2 प्रोटॉन्स का भी हो गया 1, 2 न्यूट्रॉन्स का भी हो गया 1, सो वी हैव इन टोटल 3। इसका मतलब इसका जो स्पिन है वो इंटीग्रल स्पिन है। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स इवन है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल या एटम है, it is having integral spin and it will obey Bose-Einstein statistics. But if the number of elementary particles they are odd, then the molecule or the atom will obey the Fermi-Dirac statistics, क्योंकि उस केस में जो स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा। ठीक है, वो हमारा इंटीग्रल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, दे आर ऑल्सो स्पिन हाफ पार्टिकल, प्रोटॉन्स भी स्पिन हाफ पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारे पास एटम है ये एक बोसॉन है या फर्मियन है। देखो पार्टिकल का तो तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन हाफ होता है, प्रोटॉन का भी न्यूट्रॉन का भी। सिर्फ फोटॉन है जो है इसका भी इंटीग्रल स्पिन होता है, ये बोस-आइंस्टीन होते हैं। मेसॉन्स जो है दे आल्सो ओबे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। पर एटम के केस में कैसे पता लगाओगे, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी दे रखा है। अगर मैं हीलियम 3 एटम लूं, हीलियम 3 एटम जो है इसका हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम 3 एटम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, दैट मींस इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मास नंबर कितना है, 3। मास नंबर क्या होता है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. number of protons अगर 2 है, mass number 3 है, तो number of neutrons कितने हो गए, 1। तो total number of elementary particles कितने हुए, 2 plus 1 plus 2, that means 5. so the total number of elementary particles जो है for helium 3 atom is odd. ऑड का मतलब क्या है, इसका जो स्पिन है वो इंटीग्रल स्पिन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पार्टिकल जो है उसका स्पिन हाफ होगा, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हो गया हमारे पास, 2 प्लस हाफ, दैट मीन्स 5/2 विच इज नॉट एन इंटीजर। इसका मतलब जो हीलियम 3 एटम है इट विल ओबे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड इट इज अ फर्मियन। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हीलियम 4 एटम। हीलियम 4 एटम हम कहते हैं इट इज अ बोसॉन एंड इट ओबेज बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। कैसे, देखो हीलियम 4 एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। सो वी हैव 2 प्रोटॉन्स एंड वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर कितना है, 4। मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमारे 2 हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 2। तो what will be the total number of elementary particles, 2 plus 2 plus 2, that is we have in all 6 particles. हर एक पार्टिकल का स्पिन हाफ होता है, तो हाफ को वी आर एडिंग 6 टाइम्स, तो इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब 3 इज एन इंटीजर। यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू आई थी, 5/2 आई थी ना, विच इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो अगर हमारा ऐसे आता है, हाफ इंटीग्रल स्पिन के फॉर्म में आता है, ये 2 प्लस हाफ था ना, और ये हमारा अगर प्रॉपर इंटीग्रल स्पिन अगर हमारा आता है तो वो बोसॉन है और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा। हीलियम 3 एटम में द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे 5 थे। हीलियम 4 एटम में हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वो 6 थे। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑड हैं,
then they will obey Fermi-Dirac statistics. And if the number of elementary particles is even, then they will obey Bose-Einstein statistics. इसका ध्यान रखना, और कैसे करता है वो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे इवन है, उस केस में टोटल स्पिन जो है इंटीग्रल होता है एक पर्टिकुलर एटम का या मॉलिक्यूल का, और अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑड है, उस केस में जो स्पिन होता है टोटल स्पिन, दैट इज नॉट एन इंटीग्रल स्पिन, वो हाफ के फॉर्म में आता है. सो दैट मीन्स in that case the particles are fermions and they will obey the Bose-Einstein statistics. Next, what does it say? Next difference is the number of macrostates in 3 different types of statistics is different. इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमारे इक्वल है, तीनों टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए. अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 2 सेल्स हैं एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 2 पार्टिकल्स इन 2 सेल्स, तो डिपेंडिंग अपॉन मैं कौन सी स्टैटिस्टिक फॉलो कर रही हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो है वो चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे. इफ आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द पार्टिकल्स बाय फॉलोइंग मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, if I am distributing the particles by following Bose-Einstein statistics, if I am distributing the particles following Fermi-Dirac statistics. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे. वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 2 पार्टिकल्स इन 2 सेल्स. अगर हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूजिंग मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मतलब वी आर कंसीडरिंग दैट द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल. Let's say these particles are A and B, क्योंकि distinguishable है. Then in that case we have 4 possible arrangements. 2 cells हैं, क्या होगा? AB particle box 1 में, box 2 blank, box 1 blank, दोनों particles box 2 में, A particle box 1 में, B particle box 2 में, या B particle box 1 में और A particle box 2 में, क्योंकि particles हमारे distinguishable हैं. We can distinguish easily between A and B. So when we are arranging the particles using Maxwell-Boltzmann statistics, then we have in general 4 possible arrangements. If we are applying the Bose-Einstein statistics, that means the particles are indistinguishable. So now they will be represented by dots. But Bose-Einstein statistics follow कर रहे हैं, मतलब any number of particles can occupy a cell. तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगी? 2 पार्टिकल्स बॉक्स 1 में, बॉक्स 2 में 0, बॉक्स 1 में 0 पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स बॉक्स 2 में. एक पॉसिबिलिटी क्या होगी? दोनों में एक एक पार्टिकल. तो Bose-Einstein statistics अगर हम अप्लाई करेंगे, so we can distribute 2 particles in 2 cells in 3 possible ways. If we are applying Fermi-Dirac statistics, then particles will be indistinguishable and will be represented by dots. But in this case, particle will obey the Pauli's exclusion principle. ऐसा क्यों होता है? Because Fermi-Dirac statistics fermions follow करते हैं and they have half integral spin. So they have to obey the Pauli's exclusion principle since they are half integral spin particles. Bose-Einstein statistics में जो हमारे particles होते हैं, they are bosons which are having integral spin, so they do not obey Pauli's exclusion principle. एक सेल में कितने भी particles present हो सकते हैं, but Fermi-Dirac statistics में एक सेल में सिर्फ एक ही particle हो सकता है. Only one particle can occupy one cell. So इस restriction की वजह से Fermi-Dirac statistics के case में we have only one possible way of arranging 2 particles in 2 cells. यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल है, यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, और कोई पॉसिबल वे नहीं है, हम यहाँ पे 2 पार्टिकल्स को नहीं डाल सकते. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो है दैट चेंजेस इन द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. So from the above example, it is clear that the number of possible arrangements of a given number of particles into a given number of cells will differ from one type of statistics to another. Depending हम कौन सी statistics apply कर रहे हैं, हमारे number of possible arrangements जो हैं that will change. ठीक है? Next एक चीज का और ध्यान रखना है, Fermi-Dirac statistics में हमेशा
नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है शुड बी, नंबर ऑफ सेल्स जो है इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ सेल्स जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कम होंगे, इन दैट केस वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स इन द सेल्स। क्यों? इस एग्जाम्पल में हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट वर इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स। number of particles, we have two number of particles and we have to distribute these two particles in two cells. ठीक है, so here number of particles जो है हमारे that are equal to the number of cells. अगर number of particles जो है हमारे 3 होते तो can I arrange 3 particles in 2 cells? No, क्योंकि हर एक सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल हो सकता है, एक से ज्यादा पार्टिकल को मैं नहीं डाल सकती, तो I cannot distribute 3 particles in 2 cells. So the number of cells they have to be greater or equal to the number of particles. ठीक है, इस एग्जांपल में देख लो, the distribution of 3 particles in 2 cells is not possible in Fermi-Dirac statistics. ठीक है, हर एक बॉक्स में एक से ज्यादा पार्टिकल्स नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, बट 2 नहीं हो सकते। The number of particles occupying a cell can be 0 or 1, but it cannot be greater than 1. ठीक है, we can have only one particle per cell. Only single particle can occupy one cell. So the number of cells should always be greater or equal to the number of particles if we are distributing the particles using Fermi-Dirac statistics, or you can simply say the number of cells must be greater or equal to the number of particles if these particles are fermions. Fermions से clear है that we are talking about those particles which obey Fermi-Dirac statistics, means those particles who have half integral spin. तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है the 3 types of statistics and their different and how we can distinguish these 3 kinds of statistics. From the next class onwards, we will start with the classical statistics, which is the Maxwell-Boltzmann statistics. Then after Maxwell-Boltzmann, we'll proceed with the Bose-Einstein. Then after Bose-Einstein, we'll proceed with the Fermi-Dirac. So हमारा नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, द बेसिक अप्रोच इन 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द कॉमन अप्रोच दैट वील यूज, and then we'll start with the classical statistics or the Maxwell-Boltzmann statistics. And यहाँ पे जो हमारा law होता है which the particles obey, that is the Maxwell-Boltzmann distribution law. ठीक है, if these particles are the classical particles, and this is very important. ठीक है, this is the most important topic in unit 2. तो हमने आज क्या देखा, 3 तरीके की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन, फर्मी-डिराक। और जो हमारे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हैं ये हमारे वो पार्टिकल्स ओबे करते हैं विच आर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और कितने भी पार्टिकल्स जो हैं कितने भी सेल में ऑक्यूपाई हो सकते हैं, एक सेल में वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Next we have Maxwell, next we have Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics. ये दोनों क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होती हैं, दोनों ही केसेस में जो पार्टिकल्स है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, बस इतना फर्क है कि Bose-Einstein statistics जो है बोसॉन्स फॉलो करते हैं which have integral spin, और Fermi-Dirac statistics जो है वो fermions फॉलो करते हैं which have half integral spin, so they obey Pauli's exclusion principle. एक सेल में सिर्फ एक ही फर्मियन हो सकता है और एक सेल में कितने भी बोसॉन्स हो सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई सिस्टम है विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, अगर हमारा वो जो एटम है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं अगर वो इवन है तो हमारा जो एटम है दैट इज अ बोसॉन। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है इवन है देन दैट मींस जो हमारा वो एटम या मॉलिक्यूल है वो बोसॉन है एंड इट विल ओबे Bose-Einstein statistics. If the total number of elementary particles is odd, then that particular molecule or atom जो है it will be a fermion and it will obey Fermi-Dirac statistics. ठीक है, और मैंने ये भी दिखाया with the help of example that how the number of possible arrangements जो है it changes when we differ from one type of statistics to the other.
और ये चीज मैंने बताई कि फर्मियंस के केस में द नंबर ऑफ सेल्स जो है दे शुड ऑलवेज बी ग्रेटर or equal to the number of particles. Here particles that I'm talking about, they are fermions and they are obeying Bose-Einstein statistics. So in the next class, we'll start with the basic approach or the common approach in the three kinds of statistics.